जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुडिशरी से रिलेटेड पूरे साल भर के करंट अफेयर। पहली न्यूज़ है हमारी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हैज़ लॉन्च ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग वेब पोर्टल। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन मीडिएशन का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू इसकी जानकारी मिलती रहेगी और ट्रेनिंग वगैरह के लिए किस तरीके से मीडिएशन करना है उनसे रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। इट इज़ डेवलप्ड बाई नालसा एंड मीडिएशन काउंसिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी। इन दोनों ने मिलकर इस पोर्टल को बनाया है। MCPC वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई सुप्रीम कोर्ट। तो मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था 2005 में, ताकि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सके मीडिएशन और कॉन्सिलेशन का। इट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है अक्रॉस द कंट्री एंड प्रमोट ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। और बिना कोर्ट के किस तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए उसको ये प्रमोट करता है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के कुछ फंडामेंटल जान लेते हैं। डिस्प्यूट एंड इंटरेस्ट एंड सेटल आउटसाइड द कोर्ट रूम। अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है, सिविल क्राइम जो भी डिस्प्यूट है, वो कोर्ट के आउटसाइड सॉल्व किया जाता है। It offer to resolve all type of matter including civil, commercial, industrial and uses neutral third party to communicate and resolve dispute। इसमें सिविल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल मैटर को रिजॉल्व किया जाता है और एक थर्ड पार्टी की मदद से रिजॉल्व किया जाता है डिस्प्यूट्स को। देख लेते हैं अलग अलग टाइप के कौन कौन से ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। पहले है आर्बिट्रेशन। अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर रेंडर डिसीजन कॉल्ड एन अवार्ड आफ्टर देयर हैज़ बीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस। तो आर्बिट्रेटर दो पार्टी होते हैं, ए और बी। वो एक आर्बिट्रेटर को अप्रोच करती हैं और आर्बिट्रेटर डिसाइड करता है क्या होना चाहिए, और जो वो डिसाइड करेगा उसको बोलेंगे, उस डिसीजन को बोलेंगे अवार्ड, कि इस आर्बिट्रेटर ने अवार्ड जारी किया है। ठीक है, तो इसका जो भी ये डिसीजन देगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा दोनों पार्टी के ऊपर। फिर हमारा मीडिएशन। इसमें क्या होता है, अ वेरी फ्लेक्सिबल प्रोसेस दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्प्यूट। इसमें पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं बैठ के। मान लीजिए पार्टी ए है, पार्टी बी है, ये आपस में एक दूसरे को सॉल्यूशन देंगे, बीच में जो भी सॉल्यूशन निकलेगा उस पर सहमति बनेगी। मीडिएटर क्या करेगा, बस एक तरीके से इन्हें बीच में लड़ाई झगड़े ना हो और इधर उधर की बातें ना हो, बस ये इतना काम करेगा। ये प्रॉपर बैठ के दोनों पार्टी को बुला के समझा के और मीडिएटर का काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सिलेशन। ये जो है न्यूट्रल थर्ड पार्टी टू कम्युनिकेट विद पार्टीज इन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सेटलमेंट ऑप्शन। ये जो है दो पार्टी को बुलाएगा, ए और बी, और इन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा और बताएगा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। मान लीजिए दो पार्टी हैं, वो किसी एक बात के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन देगा कि भाई इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, दोनों इस बात पर मान लो। तो ये कॉन्सिलेशन का काम होता है। नेगोशिएशन क्या होता है, दो पार्टी आपस में बैठ के खुद ही डिसाइड करती हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। और कोलैबोरेटिव लॉज जो होते हैं, इसमें दो पार्टी अपने अपने लॉयर बुक करते हैं और वो आपस में डिसाइड करते हैं क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या बेटर सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या नहीं। तो कोलैबोरेटिव लॉ जो है वो मोस्टली डाइवोर्स केसेस में होता है। नेगोशिएशन जो है बिजनेस डील, फैमिली इश्यूज़ में काम में आता है। कॉन्सिलेशन जो होता है वो लेबर डिस्प्यूट वगैरह में होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी अपने लेबर्स का या एम्प्लॉय का पैसा वैसा नहीं दे रही, तो ये कॉन्सिलेशन बुला सकते हैं और आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि भाई क्यों सैलरी नहीं दे रहे हो, कहाँ पर बात फंसी हुई है, ये सारी चीज़ें। मीडिएशन जो है वो फैमिली और बिजनेस के मामलों में किया जा सकता है। आर्बिट्रेटर भी जो है बिजनेस डिस्प्यूट्स में बुक कर सकते हैं। फिर है एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑन आर्बिट्रेशन। जो लॉज वगैरह हैं वो देख लेते हैं आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। तो एक ये लॉ है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 एज पर UNCITRL मॉडल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल डिस्प्यूट। तो ये जो है लॉ सारे कमर्शियल डिस्प्यूट्स पर लागू होगा। एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड, 3 बार अमेंड हो चुका है। आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 में अमेंड हुआ है। अलाउज अनकंडीशनल स्टे ऑन एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेटर अवार्ड। तो इसमें जो है जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है कि आर्बिट्रेशन जो है फाइनल एंड बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज़ के ऊपर, तो इन्होंने जो है इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टे लाने की बात करी है कि इसके अवार्ड पे जो है स्टे लाया जा सकता है। फिर दिस अमेंडमेंट वाज इफेक्टिवली रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 2015। तो ये पहले के जितने केस हुए हैं 2015 से उन पर लागू हो सकता है। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 फॉर फैसिलिटेशन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। तो ये इंस्टीट्यूशन मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे, तो इस एक्ट के तहत जो है एक इंस्टीट्यूट बनाया गया आर्बिट्रेशन का और एक तरीके से इसे हब बनाया जाएगा आर्बिट्रेशन करने का इंडिया में। फिर एक काउंसिल बनाई गई है इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसे रजिस्टर किया गया है, जो कि आर्बिट्रेशन से रिलेटेड केसेस देखते हैं। ग्लोबल लेवल पर देख लें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बना हुआ है, ये 1923 में बना था। फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये बना था कन्वेंशन ऑफ पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट 1899 में बना था। इंडिया इसका पार्ट है। और UNCITRL मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल मीडिएशन एंड इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो ये 1 2 3 कुछ लॉ और एक तरीके से इन्हें इस्टेब्लिश किया गया था ग्लोबल लेवल पे आर्बिट्रेशन करने का। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मीडिएशन एक्ट 2023। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट एसेंट टू पास मीडिएशन एक्ट 2023 सीकिंग प्रमोट मीडिएशन एज अ प्रिफर्ड मोड ऑफ ADR इन इंडिया। तो इस एक्ट को पास कर दिया गया है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है और अब ये एक्ट बन चुका है।
तो इस एक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें डिफाइन क्या है मीडिएशन क्या है, प्री लिटिगेशन मीडिएशन क्या है, ऑनलाइन मीडिएशन क्या है और कम्युनिटी मीडिएशन क्या है, इन सबको डिफाइन क्या है। और पार्टीज अटेम्प्ट टू रीच एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट विद असिस्टेंस ऑफ थर्ड पर्सन रेफर्ड एज मीडिएशन। जब कोई दो पार्टी अपने डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए किसी तीसरे इंसान को का सहारा लेती है तो उसे मीडिएटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉलंटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन क्या होता है। पार्टीज कैन अटेम्प्ट टू सेटल सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट बाय मीडिएशन बिफोर अप्रोचिंग द कोर्ट और सर्टेन ट्रिब्यूनल। जब पार्टीज अपना डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए, जो कि सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट होने चाहिए, वो मीडिएशन का सहारा लेते हैं कोर्ट्स के जाने से पहले या ट्रिब्यूनल पर जाने से पहले मीडिएटर का सहारा लेते हैं। डिस्प्यूट नॉट फिट फॉर मीडिएशन, कौन कौन से मीडिएशन में नहीं आएंगे। रिलेटेड टू क्लेम अगेंस्ट माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई माइनर है जो 18 साल से छोटा है या फिर जो मेंटली इल है, उस इंसान का मीडिएशन में शामिल नहीं किया जाएगा। इन्वॉल्विंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कोई भी चीज़ जो क्राइम से रिलेटेड है वो नहीं हो सकता। अफेक्टिंग राइट ऑफ थर्ड पार्टीज, मान लीजिए दो पार्टी हैं, उस दो पार्टी की वजह से किसी थर्ड पार्टी का नुकसान या कुछ वो हो रहा है, थर्ड पार्टी भी उसमें बीच में आ रहा है, तो उसको मीडिएशन के थ्रू सॉल्व नहीं किया जाएगा। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मीडिएशन टेक प्लेस विद इन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन अनलेस पार्टी एग्री अदरवाइज अंडरटेक मीडिएशन इन ऑनलाइन मोड। मीडिएशन जो है वो अपने ही एरिया में, जो दो पार्टी के एरिया होंगे उन्हीं के एरिया में ही होगी, ठीक है, अनटिल अनलेस वो ऑनलाइन मोड के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है। तो टाइमलाइन फॉर कंडक्टिंग मीडिएशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 120 डेज विच में बी एक्सटेंडेड टू अनदर 60 डेज। मतलब 120 दिन से लेकर 180 दिन तक के बीच में ये मीडिएशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। द पार्टी में विड्रॉ फ्रॉम मीडिएशन आफ्टर 2 सेशन, 2 सेशन के बाद, 2 मीटिंग के बाद पार्टी विड्रॉ हो सकती हैं। कोर्ट एनेक्स मीडिएशन मस्ट बी कंडक्टेड एज पर द रूल फ्रेम्ड बाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, प्रॉपर रूल के साथ ये होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनी है और इसमें जो है एक चेयरमैन होता है, 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं, एक पार्ट टाइम मेंबर होता है और 3 एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं। डिफाइंड मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर एज बॉडी और ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज्ड बाई MCI फॉर कंडक्टिंग मीडिएशन। मीडिएशन कैन बी डन बाई अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो मीडिएशन जो है वो एक अथॉरिटी करेगी जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत बनी गई है। एनफोर्सेबिलिटी, एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन विल बी बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इन सेम मैनर एज कोर्ट जजमेंट। इनका जो वो होगा, जो भी एग्रीमेंट होगा वो बाइंडिंग होगा। जैसे एक कोर्ट का जजमेंट आता है वो सब पे बाइंडिंग होता है, इसी तरह इनका जो वो होगा एग्रीमेंट वो बाइंडिंग होगा। वर्डिक्ट कैन बी चैलेंज बिफोर कंपिटेंट कोर्ट विद इन 90 डेज, 90 डेज के अंदर अंदर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और वो भी किन ग्राउंड्स पर चैलेंज कर सकते हैं कि किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, करप्शन हुआ है और इम्पर्सोनेशन, डिस्प्यूट नॉट फिट फॉर मीडिएशन, तो इन चीज़ों पर वो कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइज स्पेशल लोक अदालत ऑन 25th ईयर ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल लोक अदालत बुलाई है क्योंकि इसका 75वां साल है इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो लोक अदालत के बारे में जान लेते हैं। ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1997, ठीक है, 1987। 2000 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था और परमानेंट लोक अदालत बनाई गई थी। दे आर नॉट बाउंड टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और एविडेंस एक्ट जो पहले था उसको ये फॉलो नहीं कर, मतलब फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन बाउंड नहीं है ये उसके, ऐसा नहीं है कि उसी को ही फॉलो करना है। इट हैज़ सेम पावर एज सिविल कोर्ट अंडर CPC 1908। तो इनके पास सिविल कोर्ट की पावर है, जो एक सिविल कोर्ट आदेश देता है ऐसा ये भी कर सकते हैं। डिसीजन मेड बाई लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग, ये इनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा। और इसकी जो अपील है वो अपील नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में अगर दोनों पार्टीज़ ने एग्रीमेंट कर लिया है कि हाँ ये जो एग्रीमेंट है ये ठीक है, तो उसके बाद जब इनका एग्रीमेंट हो जाएगा फिर ये आगे कोर्ट में नहीं जा सकते। लोक अदालत का फैसला फाइनल होगा। केसेस रेफर टू लोक अदालत वो देख लेते हैं। एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, मान लीजिए बहुत साल तक कोई कोर्ट में कोई मामला फंसा हुआ है तो वो जाके लोक अदालत में रिजॉल्व करा सकता है। एनी डिस्प्यूट विच हैज़ नॉट बीन ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट एंड लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर कोर्ट, अभी तक कोर्ट में पहुंचा नहीं है या पहुंचने वाला है, उस टाइम पे लोक अदालत में इसे कर सकते हैं। इसमें मोस्टली कौन कौन से केस आते हैं? शादी के रिलेटेड केस होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, एक्सीडेंट से रिलेटेड होते हैं और लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं। पहली लोक अदालत जो है वो जूनागढ़ गुजरात में बैठी थी 1982 में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फ्री लीगल एड। आप मुझे ये बताइए कमेंट करके, आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए फ्री लीगल एड DPSP का कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इशूड डायरेक्शन फॉर लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इंश्योर एक्सेस टू फ्री लीगल एड फॉर प्रिजन इनमेट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि लीगल सर्विस अथॉरिटी को जो है ठीक से लागू करे ताकि फ्री लीगल एड अच्छे से प्राप्त हो सके जो कि जेल में बंद है। It refers to the provision of free legal service to individual who are unable to afford legal representation or access to the justice system। ऐसे लोगों को दिया जाता है ये फ्री लीगल एड जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे वगैरह नहीं जुटा पाते अपना केस लड़ने के लिए। लीगल एड कैन इंक्लूड लीगल एडवाइस, रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मीडिएशन, नेगोशिएशन, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो लीगल एड किस किस चीज़ों के लिए मिल सकती है?
एडवाइस के लिए, कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन के लिए, मीडिएशन के लिए, नेगोशिएट करवाना है, और ऑल्टरनेट जितने भी ऊपर हमने पढ़े ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन उन सब के लिए मिल सकता है। अब आर्टिकल 21 में बोला गया है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, मतलब राइट टू लिबर्टी वगैरह के लिए बोला गया है आर्टिकल 21 में। तो ये भी इसी की पार्ट है, भाई लीगल एड मिल रही है तो ये राइट टू लिबर्टी और डिग्निटी के अंदर आ जाता है। फिर आर्टिकल 39A इंश्योर जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बिकॉज इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटी। तो आर्टिकल 39A जो है वो ये कहता है कि पैसों की वजह से या कोई भी और दिक्कतों की वजह से, मतलब मेनली ये है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, पैसे देके अपना केस नहीं लड़ पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ये उनके साथ जस्टिस नहीं होगा अगर ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हमने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट वगैरह, नालसा वगैरह हमने लाए हैं। फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ फॉर लीगल एड कि हमने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लेके आए हैं ताकि जस्टिस मिल सके अफोर्ड जो नहीं कर पाते वीकर सेक्शन उनके लिए। एक नालसा बनाया गया है नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट और नेशनल लेवल पे देखेंगे। सेक्शन 341 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लीगल एड टू एक्यूज एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेज वेयर एक्यूज लैक ऑफ मीन ऑफ लीगल एंगेजमेंट। तो स्टेट उसका सारा खर्चा उठाएगी इस सेक्शन के अंदर। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं कि डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया, ये एक दिशा करके एक स्कीम है। टेली लॉ है, न्याय मित्र प्रोग्राम है, और लोक अदालत। सबसे ज़्यादा गांव वगैरह में लोक अदालत वगैरह चलती हैं, इसके थ्रू लोग अपना रिजोल्यूशन करते हैं। नालसा के बारे में देख लेते हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर LSA एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसका फंक्शन क्या होता है, ये पॉलिसी बनाता है, प्रिंसिपल बनाता है, गाइडलाइंस बनाता है कि किस तरीके से इनकी हेल्प की जाए और इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। ये मॉनिटर करता है और इवेल्युएट करता है इंप्लीमेंटेशन को लीगल सर्विस की। ऑर्गेनाइज लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करता है टाइम टू टाइम। इसकी एलिजिबिलिटी में कौन कौन आते हैं, वीमेन और चिल्ड्रन आते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर आते हैं, मेंटली इल पर्सन आते हैं, वो लोग जो ट्रैफिकिंग के विक्टिम रह चुके हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग आते हैं, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, जो डिजास्टर में जिनके साथ कुछ घटा हो, उनका घर बार सब उजड़ गया हो, ऐसे टाइम पे कोई वायलेंस हुआ हो, फ्लड आई हो, अर्थक्वेक, ये सब। पर्सन इन कस्टडी इन प्रोटेक्टिव होम, जुवेनाइल होम और इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, इन लोगों को कोई भी इंसान जो बच्चा है वो जुवेनाइल होम में है या प्रोटेक्टिव होम में है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में कोई भी इंसान, उसके लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। पर्सन हुज एनुअल इनकम लेस देन अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट ने कोई एक एनुअल इनकम बनाई गई है, उसके अंदर में अगर वो इंसान आता है तो उसे फ्री लीगल एड दी जाएगी। और इफ़ द केस इज़ बिफोर कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट और लेस देन 5 लाख इज़ द केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे लोग जिनके जो इनकम है 5 लाख से कम, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, इलाहाबाद कोर्ट हेल्ड दैट अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ कैट वाइल एक्सरसाइजिंग कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 लाइज बिफोर सुप्रीम कोर्ट ओनली, नॉट द हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद कोर्ट ने ये बोला है, अगर कोई भी चैलेंज करता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का केस, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि इसकी पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है इसके जुरिसडिक्शन में हस्तक्षेप करना। ट्रिब्यूनल सिस्टम को समझ लेते हैं। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये इसलिए बनाई गई है ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से थोड़ा लोड कम कर सके। हमें पता है बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग है इंडिया के अंदर। आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B कैट वॉज इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 323A पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस कैट जुरिसडिक्शन। मतलब ये जो ट्रिब्यूनल है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये जो भी सेंटर के एम्प्लॉय हैं और स्टेट के एम्प्लॉय हैं, इनसे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट वगैरह होगी या जो भी डिस्प्यूट होगा वो ये ट्रिब्यूनल सॉल्व करेगा। ठीक है, इसलिए ये बनाया गया है। कैट जुरिसडिक्शन देख लेते हैं। एजुकेशन डिस्प्यूट कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस पोस्ट कनेक्टेड अफेयर यूनियन एंड अदर अथॉरिटीज अंडर, मतलब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड उसकी सर्विस किस तरीके की होगी, अपॉइंटमेंट, पोस्ट और ये सारी जितने भी डिस्प्यूट हैं इनसे रिलेटेड वो सारे कैट देखेगी। इन 2010 सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई द सब्जेक्ट मैटर अंडर आर्टिकल 323B आर नॉट एक्सक्लूसिव एंड लेजिस्लेचर आर एम्पावर्ड टू क्रिएट ट्रिब्यूनल ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर अंडर द परव्यू एज स्पेसिफाइड इन 7 शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है आर्टिकल 323B के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो एक्सक्लूसिव नहीं है, इनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है और ट्रिब्यूनल क्रिएट कर सकती है, फिर उनका रिजोल्यूशन कर सकते हैं। ईच ट्रिब्यूनल इज गिवन स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन टू हियर एंड डिसाइड द केसेस विद इन द डेजिग्नेटेड एरिया और एक्सपर्टाइज। तो हर एक ट्रिब्यूनल का अपना अपना फंक्शन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकते हैं। सम ट्रिब्यूनल हैव एपेलेट जुरिसडिक्शन मीनिंग दे हियर अपील फ्रॉम डिसीजन मेड बाय लोअर अथॉरिटीज। अगर मान लीजिए लोअर अथॉरिटीज ने कुछ गलत या फिर कुछ उसको अपील करना है तो एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, तो उसमें जाके वो अपील कर सकते हैं। अपील फ्रॉम ट्रिब्यूनल यूजुअली लाइव विद कंसर्न हाई कोर्ट में जाके जनरली अपील कर सकते हैं किसी ट्रिब्यूनल ने अगर कुछ सहमत नहीं है किसी से। हाउएवर सम लॉ स्पेसिफाइज दैट अपील विल बी हियर्ड इन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कुछ लॉ ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाके सुना जा सकता है, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। फिर ट्रिब्यूनल और कोर्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। ट्रिब्यूनल जो है वो एक्ट के थ्रू लाया गया है, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है। ट्रिब्यूनल स्टूडेंट्स इन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, तभी ट्रिब्यूनल्स आए थे। ट्रिब्यूनल जो है वो
कुछ पर्टिकुलर मैटर में ही सुने जाते हैं, जबकि कोर्ट जो है वो प्रॉपर जितने भी लॉज हैं, स्टेट के लॉज हैं, इंडिया के यूनियन लेवल के लॉज हैं, उन सब पे अपना इंटरप्रिटेशन कर सकता है। फिर नॉट बाउंड टू प्रोसीजर बट गवर्न बाय द प्रिंसिपल, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इनका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसीजर है, बट ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये है कि कोई भी बायसनेस नहीं होगी, दूसरे इंसान की भी सुनी जाएगी, मतलब विक्टिम और कन्विक्शन दोनों की सुनी जाएगी, कन्विक्टेड की दोनों की सुनी जाएगी, और जो भी ये वर्डिक्ट देंगे उसके पीछे कोई रीज़न होगा वो इन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। और इनका कोई प्रॉपर प्रोसीजर ऐसा कुछ कोड वोड होता नहीं है। कोर्ट में जज अपने हिसाब से अपना फैसला दे सकते हैं। अ फिक्स ऑफ जुडिशियल एंड एक्सपर्ट विद स्पेशल नॉलेज, इसमें जुडिशियल और एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं। इसमें सिर्फ जुडिशरी ही रहती है। लिमिटेड टू लॉ अंडर विच दे आर सेट, इनकी लिमिटेशन होती है जिनके जिस लॉ के तहत ये बने होते हैं ट्रिब्यूनल, उसी के तहत ये वर्क करते हैं, और ये सारे लॉ जितने भी होते हैं उन पर सुन सकते हैं। बेल से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़ है। 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रूल्ड दैट बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन इवन इन स्पेशल स्टैट्यूट लाइक यूएपीए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि बेल जो है वो दे सकते हैं, मतलब बेल देना ही चाहिए, जबकि जेल जो है वो एक तरीके से एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों बोला है कोर्ट ने? मान लीजिए किसी के ऊपर कुछ चार्जेस लगे हैं और उसे डाल दिया है जेल के अंदर, तो जेल के अंदर मान लीजिए वो है, कई साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं, उसका कोई ट्रायल चल ही नहीं रहा है कोर्ट के अंदर, कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग हैं, वो अभी तक जेल के अंदर फंसा हुआ है। मान लीजिए उसने कोई चोरी के केस में वो अंदर गया, मान लीजिए उसे जेल होनी थी 2 साल की, लेकिन ट्रायल के चक्कर में उसे वो जेल में है 5 साल से, तो एक तरीके से उसको जस्टिस मिला ही नहीं, और ऊपर से इतने साल की वो जेल और काट ली उसने बिना ट्रायल के। तो इसलिए कोर्ट ने ये बोला है बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन, ठीक है। और ये बोला है अगर किसी को बेल नहीं मिलती तो ये वॉयलेशन है आर्टिकल 21 के अंदर, कि उसकी लाइफ मतलब राइट टू लाइफ और डिग्निटी का वॉयलेशन हो रहा है। फिर इसके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। जैसे मैक्सिमम पीरियड के लिए किसी प्रिजनर को, मान लीजिए किसी के ऊपर केस चल रहा है और उसकी सज़ा 5 साल है, लेकिन अभी उसे ये नहीं हुआ कि वो कन्विक्ट हो चुका है, तो ये बोला गया है कि 1/2 मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मान लीजिए 5 साल की उसे सज़ा होनी थी, उस जो भी उसने ऑफेंस किया है, तो उसका हाफ 1/2 यानी 2.5 साल से ज़्यादा उसे जेल में नहीं रख सकते हैं जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाता, उसके बाद उसे बेल देनी ही पड़ेगी। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर विल बी गिवन बेल इफ डिटेन्ड ओवर 1/3 ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं उन्हें 1/3 तक के लिए जेल में रखा जा सकता है, उसके बाद अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को जो है बेल देनी पड़ेगी। स्पेशल लॉ अंडर पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑल्सो कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ बेल। पॉक्सो जैसी जो इतनी ज़्यादा वो हैं कठोर एक्ट हैं, उनमें भी बेल का प्रावधान है। तो कुछ बेल्स के बारे में देख लेते हैं। 4 टाइप की बेल। रेगुलर बेल, जो कि पर्सन जो है अगर अरेस्ट हुआ है और पुलिस की कस्टडी में, तो वो जाके बेल ले सकता है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ पेपर पे साइन वाइन करना होता है, वो जाके नॉर्मली साइन वाइन करके वकील को ले जाके बेल ले सकता है। नेक्स्ट बेल है हमारी एंटिसिपेटरी बेल। प्रिकॉशनरी बेल इज़ ग्रांटेड बिफोर अरेस्ट ऑन नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये एक ऐसी बेल है जिसमें अगर किसी को डर है कि वो अरेस्ट हो जाएगा, किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर वो अरेस्ट हो जाएगा, किसी को इसका डर है, तो वो पहले ही जाके बेल ले सकता है, एंटिसिपेटरी बेल। फिर इंटरिम बेल, ये टेम्परेरी बेल है जो कि ग्रांट करता है बिफोर हियरिंग अ रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल। तो मतलब केस सुनने से पहले ही ये बेल ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट बेल है हमारी, जब पुलिस कोई चार्जशीट फाइल नहीं कर सके तब ये हम डिफ़ॉल्ट बेल ले सकते हैं, कि वो साबित नहीं कर पाई कि वो इंसान जो है ये है कन्विक्टेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ग्राम न्यायालय से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न रेज किया है रिगार्डिंग फिजिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप ग्राम न्यायालय विलेज कोर्ट एज मैंडेटेड बाई ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। मतलब इसकी जो भी एक तरीके से प्रैक्टिकलिटी और इसकी पॉसिबिलिटी सक्सेस होने की ग्राम न्यायालय के लिए उसके ऊपर कंसर्न रेज किया है। तो ग्राम न्यायालय का हम बेसिक जान लेते हैं। ये जो है जस्टिस और देने के लिए स्थापित किया गया है, और ऐसे लोगों को देने के लिए जस्टिस देने के लिए स्थापित किया गया है जो कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं और ऊपर की अदालतों में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उन्हें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है अदालत का, और एक ग्राम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ये जो है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत बना गया है, और इसमें जो है नागालैंड, अरुणाचल और सिक्किम जैसे ट्राइबल एरियाज़ में इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, इन जगहों में नहीं होगा। सीट ऑफ ग्राम न्यायालय लोकेटेड एट हेडक्वार्टर ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत, जहाँ इंटरमीडिएट पंचायत लगती है वहाँ पर ये ग्राम न्यायालय स्थापित की जाएंगी। स्टेटस क्या है? ग्राम न्यायालय आर डीम्ड टू बी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ग्राम न्यायालय जो है वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है जिसमें एक न्याय अधिकारी नियुक्त होगा और उसे देखेगा। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद ग्राम न्यायालय नियुक्त किया जाएगा जो कि एक जुडिशियल अधिकारी होगा। जुरिसडिक्शन शैल बी मोबाइल कोर्ट और बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिसडिक्शन।
ये जो है सिविल और क्रिमिनल केसेस को भी देखेगा और ये जगह जगह पे स्थापित हो सकते हैं विलेज लेवल पे। डिस्प्यूट्स आर टू बी सेटल्ड विद द हेल्प ऑफ कॉन्सिलेशन बिटवीन द पार्टीज, ऊपर हमने पढ़ा था, तो वो कॉन्सिलेशन के थ्रू इनके डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाएगा। दीज आर नॉट बाउंड बाई रूल ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन एविडेंस एक्ट, तो ये जो है इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, ये बस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा है कि बायसनेस नहीं होगी। दूसरा दूसरी पार्टी को भी सुना जाएगा, और तीसरा ये जो भी ये ऑर्डर देंगे उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजनेबल रीज़न होना चाहिए, लॉजिकल रीज़न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आर्बिट्रेरी ऑर्डर दे दिया। पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज़ बीन रिसेंटली रिप्लेस भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Appeal in criminal cases like to court of session and civil cases like to district court shall be disposed within 6 months from the date of filing an appeal। तो जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं वो सेशन कोर्ट में जाएंगे और सिविल केसेस जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे अगर ग्राम लेवल पे ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाते, और इन कोर्ट में पहुंचने के बाद ये 6 महीने के अंदर डिस्पोज हो जाने चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी। तो झारखंड गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में सेंटर के खिलाफ एक अवमानना की पिटीशन फाइल की गई है कि सेंटर जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को नियुक्त नहीं कर रहा है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत इसको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 129, आर्टिकल 215 गिव पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट, जो इसका अवमानना करेगा कोर्ट की उसे पनिश किया जाएगा। दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल वो होते हैं जो विलफुल डिसोबीडियंस दिखाते हैं, मान लीजिए कोर्ट ने कुछ बोला और वो उसके बाद नहीं मान रहे हैं, उस जजमेंट को नहीं मान रहे हैं, या उन्होंने जो ऑर्डर या डायरेक्शन दिए गए हैं उसे वो नहीं मान रहा है, कोई व्यक्ति कोई भी हो सकता है, तो उसे सिविल कंटेम्प्ट में माना जाएगा। एक होता है क्रिमिनल, जो कि होता है मान लीजिए कोर्ट को कोई डिस्टर्ब कर रहा है या फिर उन कोर्ट के बीच में इंटरफेयर कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट में मानी जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मर्सी पिटीशन से। प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। एक लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है जिसने अपील की थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। पार्डन जो होता है वो कम्प्लीटली सेंटेंस को ख़त्म करने की बात करता है। अगर प्रेसिडेंट ने पार्डन कर देता है उसे किसी भी तरीके की सज़ा नहीं होगी। रिप्राइव जो ये एक तरीके का सस्पेंशन, एक तरीके से सस्पेंशन कर दिया जाता है सेंटेंस का, या डिले कर दिया जाता है सेंटेंस को, ताकि जो कन्विक्टेड है वो अपील कर सके या फिर उसके केस को रिकन्सिडर किया जा सके। फिर है रेस्पाइट, इसमें जो है सेंटेंस को कम कर दिया जाता है। मान लीजिए 10 साल की सज़ा हुई है तो हो सकता है उसे 8 या 5 साल की सज़ा दे दी जाए। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंड, पर्टिकुलर टाइम के लिए उसकी सज़ा को रोक लगा दी गई उसकी सज़ा के लिए। रेमिट है, जो उसकी बची हुई सज़ा है उसको या तो ख़त्म कर दी जाए या फिर उसकी जो बची हुई सज़ा की जो जितने साल हैं उसे कम कर दिए जाए, उसे रेमिट बोलते हैं। और कम्यूट बोलते हैं जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी सज़ा को दूसरी सज़ा से। मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो हो सकता है उसको चेंज करके लाइफ सेंटेंस की सज़ा दे दी जाए कि सारी ज़िंदगी वो जेल में रहेगा फांसी की जगह। फिर है बाई कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल का भी अधिकार जो है प्रेसिडेंट को है कि वो खत्म कर सकता है। फिर है एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटेड टू द मैटर टू विच एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड अ सेंटेंस ऑफ डेथ। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 में दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी क्यूरेटिव पिटीशन से। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन आर्बिटर अवार्ड अगेंस्ट दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्बिट्रल जो अवार्ड दिया जाता है आर्बिट्रेटर के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया गया है, जो कि दिया गया था दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए। क्यूरेटिव पिटीशन के से रिलेटेड मतलब इसका बेसिक जान लेते हैं। इट इज़ लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल टू ए पर्सन हुज रिव्यू पिटीशन हैज़ बीन डिसमिस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये मान लीजिए कोई कन्विक्टेड है, वो हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बताया कि आप कन्विक्टेड हैं, फिर लास्ट में एक बार फिर से ये कन्विक्टेड इंसान सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू ये बोल सकता है एक बार अपना आप जजमेंट रिव्यू कर लीजिए। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है, फिर इसके बाद सीधा प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ता है। इसका प्रावधान जो है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में दिया गया था, और ये अपनी पावर जो है 142 से ड्राइव करता है। क्यूरेटिव पावर कोर्ट जो है 142 से ड्राइव करता है अपनी पावर। Curative petition is entitled if petitioner established violation of principle of natural justice, judge failed to disclose his connection with subject matter, there is an apprehension of biasness, judgment advisory affect petitioner। वो कब क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकता है? जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ हो, जज ने कोई बायसनेस दिखाई हो, या फिर उसने दूसरी पार्टी को बिल्कुल सुना ही ना हो, या फिर उसने कोई रीज़न नहीं दिया है कि वो किस बेसिस पे उसने अपना जजमेंट दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड। तो FTSs आर मच मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग रेप केसेस एंड दोज रिलेटेड टू पॉक्सो एक्ट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाई इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ने एक रिपोर्ट निकाली है कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है रेप के केसेस में। ये ज़्यादा अच्छे से और जल्दी एक तरीके से जस्टिस देने में हेल्प कर रहे हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2019 में इसे लॉन्च किया गया था।
सेंटर बियर इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम निर्भया फंड। तो सेंटर ने एक निर्भया फंड बनाया था, उसके थ्रू वो एक्सपेंडिचर करते हैं। और इसे इंप्लीमेंट करती है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एंश्योर स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ रेप केसेज एंड दोज कमिंग अंडर पॉक्सो एक्ट। जितने भी रेप केसेज और पॉक्सो एक्ट हैं उनमें ये इंश्योर करता है अच्छे से इन केस को देखा जाए। अभी तक 755 फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं और एक्सक्लूसिवली जो है वो पॉक्सो एक्ट के लिए बने हैं 410। तो ये जो है 23 स्टेट और यूटीज़ के अंदर बन चुके हैं। और टारगेट क्या है हमारा फ़िलहाल, वो है 1023 ऐसे कोर्ट फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए। और ये एक तरीके का ये डेटाबेस है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, इसे लिंक करना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ज़ीरो एफआईआर से रिलेटेड। ज़ीरो एफआईआर वो होती है जब हम मान लीजिए कोई केस हुआ है यूपी में और हम केस रजिस्टर कर रहे हैं राजस्थान में, तो इसे ज़ीरो एफआईआर बोलते हैं कि किसी केस को हम उस स्टेट में, बल्कि स्टेट ही नहीं, हम हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिटी में ना, जहाँ पर कोई केस हुआ है, मान लीजिए कोई रेप का केस हुआ है, वो मान लीजिए किसी यूपी के नोएडा में हुआ है और हम रजिस्टर कर रहे हैं यूपी के आगरा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसे भी हम ज़ीरो एफआईआर बोलेंगे। और एक बार अगर इसे रजिस्टर कर लिया जाता है तो जहाँ पर केस हुआ है तो उस वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर वहाँ की पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करती है। इसमें स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं दिया जाता, कोई सीरियल नंबर नहीं दिया जाता है, एफआईआर नंबर जो होता है वो इसे नहीं दिया जाता है स्टार्टिंग में। बाद में जब वो ट्रांसफ़र होता है एफआईआर तब उसे नंबर दे दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर या दरोगा वगैरह जो भी हैं वो एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, तो वो कर ही नहीं पाते, तो इसलिए बाहर से जाके एफआईआर कर देते हैं। फिर बाद में जब रजिस्टर हो जाती है, फिर तो एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं उसी वाले पुलिस स्टेशन में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ कवरेचर। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ टू हियर पिटिशन चैलेंजिंग मैरिटल रेप एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 375 एंड सेक्शन 63 ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता 2023 रिस्पेक्टिवली। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर ये कहता है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है और ये कोई केस लड़ने जाते हैं तो इन दोनों को एक ही यूनिट माना जाएगा। तो फीमेल, मतलब पहले ऐसा हुआ करता था, ये ब्रिटिश से लिया गया बेसिकली ये डॉक्ट्रिन, और वहाँ पर ऐसा होता था कि इन दोनों को एक ही यूनिट माना जाता था। मान लीजिए वाइफ का जो भी पैसा है, लैंड है, बिलोंगिंग्स है, कुछ भी है, वो सारा हस्बैंड, एक तरीके से दोनों को एक ही यूनिट माना जाता था, तो वो सारा हस्बैंड का माना जाता था। और अगर कोर्ट में कोई भी मैटर गया है तो उसे रिप्रेजेंट, भले ही चाहे वीमेन का है तो उसे रिप्रेजेंट करेगा हस्बैंड। तो यही बोला गया है कि places a married woman under the cover of her husband, treating them as single unit. It suspend very being legal existence of women after marriage। मतलब मैरिज के बाद जो है वीमेन का एक्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता था, क्योंकि सारा सब कुछ जो भी उसके बिहाफ में करता था वो हस्बैंड ही करता था। इन थ्योरी इट्स एक पास ऑन हर प्रॉपर्टी और टू द हस्बैंड, उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड के पास चली जाएगी, रेस्ट्रिक्टिंग हर एबिलिटी टू होल्ड प्रॉपर्टी, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी जाएगी। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता था। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। वाइल रिफ्यूजिंग टू कंडन द डिले, सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन प्रिंसिपल टू प्रोवाइड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन टू सेक्शन 3 एंड 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। तो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, मान लीजिए कोई दो लॉ हैं, लॉ ए और लॉ बी, और ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, इस डॉक्ट्रिन का मतलब कि अगर ये दोनों लॉ आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो जज जो है या कोर्ट जो है वो इस तरीके से इंटरप्रेट करेगा किसी भी मामले में कि दोनों की जो एक तरीके से एग्जिस्टेंस है वो ख़राब ना हो और उनका इंटरप्रिटेशन भी सही निकल जाए उस केस के मामले में। तो ये बोला है, ये मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का। So it means that in case of conflict between two laws, their interpretation should be in a way in which spirit and essence of both laws are maintained। दोनों के laws के जो essence और spirit है वो maintained है, which is done by harmonious law। तो ये जो मैंने बताया इसका मतलब ये था कि दोनों law का जो एसेंस है वो ख़त्म भी ना हो और उनका इंटरप्रिटेशन भी सही तरीके से निकल के आए। इट्स ओरिजिन इज डेट बैक टू द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसका इंटरप्रिटेशन निकल के आया था इस डॉक्ट्रिन का। तो इसी न्यूज़ के साथ हमारी जुडिशरी से रिलेटेड पूरे साल की करंट अफेयर खत्म होती है। और प्लीज़ लाइक करके जरूर जाया करो, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था बीच में उसका आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।